Bismillahirrahmanirrahim. This is our 26th lecture of electricity and magnetism 2, and we were discussing about inductance from chapter 32 of Survey and Javed. Last time we had discussed about self-induction and inductance, RL circuits, and then we discussed about energy in a magnetic field. हमने ये देखा कि एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड में कैसे स्टोर होती, हमने ये देखा था कि वो किसी इंडक्टर में जो मैग्नेटिक जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज सेड टू बी एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने देखा था लास्ट टाइम कि ये बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर उसकी है जिस तरह हमने ये डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 के कोर्स में आपने पढ़ा होगा कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है हम कहते हैं दैट एनर्जी इज इन फैक्ट इज स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने इनके रिजल्ट्स को कंपेयर भी किया था। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेटा है अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमिना सेम है। इंडक्टेंस कब पैदा होती है, हाँ, तो फिनोमिना सेम है। फिनोमिना क्या था? फिनोमिना ये है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट में चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और वो जो ईएमएफ है दैट इज इंड्यूस्ड एंड एज अ रिजल्ट करंट इज एस्टैब्लिश्ड। और जो करंट एस्टैब्लिश होता है वो उस डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसी होती है कि वो इस चेंज के खिलाफ होती है। अगर इंक्रीजिंग है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसके नतीजे में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होगी, उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग है तो वो फिर सेम डायरेक्शन में होगी, मतलब जो चेंज आ रही है चेंज के खिलाफ होगी। ठीक है, मैं फिर से हम ये देखते हैं कि इंडक्टेंस क्या थी, जस्ट फॉर द रिवीजन कि इंडक्टेंस क्या थी। इंडक्टेंस किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपोज करे, किसको अपोज करे? चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अपने उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें चेंज के खिलाफ मुजाहमत करे। इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू अपोज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो इंडक्टेंस अगर तो ये चेंज जो है, ये चेंज जिस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसी सर्किट में जारी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एनसर्कल करेंगी उस सर्किट को भी, और उस सर्किट में भी जो इंडक्टेंस है वो पैदा हो जाती है। मतलब वो जो रेजिस्टेंस है इन द चेंज ऑफ करंट वो हमें मिल जाती है। अगर हम ये कहें कि दो कंडक्टर दो कॉइल्स भी हो सकती हैं। दो कॉइल्स अगर पास पड़ी हुई हैं, एक दूसरे के करीब पड़ी हुई हैं, एक सर्किट में अगर जो है करंट फ्लो करता है, ठीक है, जब करंट फ्लो करता है तो अगर उसमें चेंज आएगी, चलो पहली बात उससे पहले मैं आपको ये मुझे बताना चाहिए कि जब करंट फ्लो करेगा तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। आप उसके पास जो दूसरा कंडक्टर या दूसरी कॉइल पड़ी हुई है उसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और उसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इट मींस के मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर पहली कॉइल में अगर करंट की वैल्यू चेंज हो तो क्या होगा? फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल, फर्स्ट कॉइल में भी चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब हम हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन करंट इन कॉइल 1। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर उसमें
दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो गई है इन द सेकंड कंडक्टर या इन द सेकंड कॉइल। चूंकि ये दो कॉइल्स या दो कंडक्टर्स की बात हो रही है, दो एक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है और इंडक्टेंस पैदा होती है इन द सेकंड कॉइल या सेकंड कंडक्टर, तो इसलिए हम इसे इन म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक और डेफिनेशन भी है, वो ये नीचे लिखी हुई है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय अ सर्किट varies with time because of time varying currents in nearby circuits. This condition induces an EMF through a process, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, that process is known as mutual induction। चूंकि इस फिनोमिना में दो सर्किट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनका इंटरएक्शन है एक दूसरे के साथ, इसलिए हम इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं, दिस इज कॉइल 1 एंड दिस इज कॉइल 2, और उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया यहाँ पे। कॉइल 1 में जो है, कॉइल 1 जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, उसमें करंट I1 फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करेगा उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एस्टेब्लिश हो जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पहले वाले कंडक्टर या कॉइल को भी क्रॉस करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ सेकंड कॉइल में से भी गुजरेंगी। अगर सेकंड कॉइल में से गुजरेंगी, इट मींस देयर इज सम मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये जो जब इस पहले वाली कॉइल में करंट चेंज होगा तो फ्लक्स इन सेकंड कॉइल चेंज होगा। जब फ्लक्स इन सेकंड कॉइल चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, मतलब एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमने बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स caused by the current in coil 1 and passing through coil 2 is represented by phi12। phi12 मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इन coil 2 ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन coil 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स, और हम वही इंडक्टेंस वाला रिलेशन, जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में इंडक्टेंस वाला रिलेशन पढ़ा था, उस तरह हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस को बेटा हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले जो हमने रिलेशन सेल्फ इंडक्शन के लिए पढ़ा था वो था L इज इक्वल टू N∅B/I, ये हमने पहले ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, और when we can identify the mutual inductance of coil 2, coil 2 की mutual inductance हम कैसे फाइंड करेंगे with respect to coil 1? M12 mutual inductance of coil 2 due to flow of current in coil 1 is equal to N2 phi12/I1। ठीक है, इसमें सारी चीजें आपको क्लियर है। N2 क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल, राइट। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है उसकी ज्योमेट्री के ऊपर। किसकी ज्योमेट्री? दोनों सर्कल्स की ज्योमेट्री के ऊपर। और दूसरा किस चीज पे डिपेंड करती है? उनकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है कि ये कॉइल, दोनों कॉइल पैरेलल में रखी हुई है, एक दूसरे के साथ साथ फासला कितना है, और वो क्या पैरेलल में है या फिर परपेंडिकुलर रखी हुई है। अगर फासला बढ़ेगा, उन दोनों सेपरेशन बढ़ेगी दोनों कॉइल्स में, तो इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं कि फैराडे लॉ से हमने ये बात पढ़ी हुई है कि ईएमएफ जो है, ईएमएफ ऑफ सेकंड कॉइल, यानी ईएमएफ दैट इज इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल इज इक्वल टू माइनस N d∅B/dt, हमने वहां पे पढ़ा था। ये जो इक्वेशन है, ये मैंने इक्वेशन उठाई है वहां से, आपकी जो एग्जांपल नंबर 32.1 जो एग्जांपल है, वहां का जो रिजल्ट है मैं वो वाला यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे आ गया phi12 जो है, phi12 आपको पता है कि ये बराबर है, यदि हमने फाइंड किया phi12, ये पिछली इक्वेशन में
यहां से मैंने φ12 फाइंड किया इक्वेशन 1 से, तो मैंने φ12 की वैल्यू यहाँ पे लगा दी, -n2 हमने लिखा हुआ है, और ये जो चीज है दैट विल बी इक्वल टू -m12 ऑफ di1/dt के बराबर होती है। ठीक है, तो अच्छा, ये हमारे पास जो रिलेशन आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल 1, इसका ये फाइनल रिलेशन हमारे पास आ गया। ये जो ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें बेटा हम ये अज्यूम कर रहे थे ईएमएफ इन सेकंड कॉइल आपने फाइंड कर ली। अब अगर कहा जाए कि ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल फाइंड करें, फर्स्ट कॉइल में आप कैसे फाइंड करेंगे? आप ये कहेंगे कि अभी तक जो ऊपर हमने कंसीडर किया वो ये कंसीडर किया कि करंट कॉइल 1 में फ्लो कर रहा है। अब अगर करंट जो है वो कॉइल 2 में फ्लो करे, उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस हम फाइंड कर लें कॉइल 1 में, यानी कॉइल 1 में की म्यूचुअल इंडक्टेंस आप फाइंड कर लें, और फिर आप क्या करें, कॉइल 1 में जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो आप फाइंड कर लें, तो उसका रिलेशन जो है ये इक्वेशन 3 में दिखाया गया है। ठीक है, इन म्यूचुअल इंडक्टेंस the EMF induced in one coil is always proportional to the rate at which the current in other coil is changing. Although the proportionality constant यहाँ पे जो M21 जो है और यहाँ पे M12 जो है ये proportionality constant है, क्योंकि ये M12 और M21 जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है? टू द रेट एट विच द करंट इज इन अदर कॉइल इज चेंजिंग। अदर कॉइल मतलब अगर आप कॉइल 1 में इंड्यूस्ड ईएमएफ देख रहे हैं, तो अदर कॉइल कौन सी होगी? कॉइल 2 होगी, उसमें रेट ऑफ चेंज इन करंट हम देख रहे हैं। अगर आप कॉइल 2 में ईएमएफ देख रहे हैं, तो अदर कॉइल कौन सी होगी? कॉइल 1 होगी, उसमें हम करंट देख रहे होते हैं कि करंट इन कॉइल 1 कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अच्छा, इनको हमने सेपरेट यहां पे हमने इनको सेपरेट डील किया है। ठीक है, जबकि अगर कॉइल 1 में करंट फ्लो करता है और हम इंड्यूस्ड ईएमएफ देख रहे हैं सेकंड कॉइल में, हालांकि अगर हम दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों को कंसीडर करें, तो कॉइल 1 में भी इंडक्शन होगी, उसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस सिर्फ देख रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने फिर इसलिए दोनों को सेपरेट डील किया। और ये कहा जाता है कि ये जो इंडक्टेंस है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ये आपस में बराबर होगी, कि जितनी म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड कॉइल की होगी उतनी फर्स्ट कॉइल की होगी, दे आर इक्वल। और अगर ये इक्वल है तो इनको सिंपली हम एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो फिर ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो हमारे पास ऐसे बन जाएगी, E2 is equal to epsilon2 is equal to -m di1 over dt, और इसी तरह epsilon1 is equal to -m di2 over dt, ये बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? इसकी यूनिट ऐसे ही होगी जैसे इंडक्टेंस की थी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वही यूनिट है, और दैट इज हेनरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें और क्विकली पूछें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।